हेलो व्यूवर्स, दृष्टि एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूवर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 23 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है पैंडेमिक रेजिलियंस। आज के एडिटोरियल को यदि हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के अनुभवों पर संसदीय समिति द्वारा एक नए स्वास्थ्य कानून का आह्वान सुधार का मूल होगा। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, issues relating to development and management of social sector services relating to mental education and human resources। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। कोविड-19 के कारण देश पर पड़े व्यापक दबाव की प्रतिक्रिया के रूप में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट द्वारा एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम का आह्वान करना देश की खंडित स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। देखिए, कोविड-19 के कारण ये जो देश पर जो इतना असर पड़ा है, इसको ध्यान में रख करके जो गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति है, उनकी एक रिपोर्ट के तहत ये कहा गया कि एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम जो है उसको लाने की आवश्यकता है, और यदि उसको लाया जाए तो ये जो देश की जो खंडित स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें एक बहुत बेहतर सुधार होगा। कोरोना महामारी के उबार के समय नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के आंकड़ों से पता चला कि देश में 1000 लोगों पर अनुमानित 0.55 सरकारी अस्पताल बेड ही उपलब्ध थे। देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये कितनी खराब सिचुएशन है, कितनी दयनीय सिचुएशन है कि 1000 लोगों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो मात्र 0.55 ये आपके सरकारी बेड जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब यहां पर हमने बात करी है जरा नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के संदर्भ में, तो थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यदि हम लोग नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की बात करें तो ये सालाना स्टॉक टेकिंग मतलब कितना सामान है, कितना क्या क्या गुड्स हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, एक स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज है। ये जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है ये एक कंप्लीट, एक व्यापक जो ढांचा है सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ स्टेटस का, डेमोग्राफी के स्टेटस का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे यहाँ पे उसकी हेल्थ कैसी है, उन सब का आंकड़ा प्रस्तुत करता है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल को बनाने वाली जो एजेंसी है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, और इसे पहली बार सन 2005 में पब्लिश किया गया था, और तब से लेकर के अब तक इसको हर वर्ष जो है वो निकाला जाता है। यदि हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है वो सरकार की मदद करती है कुछ इस तरीके से कि क्या क्या जरूरत है स्वास्थ्य संबंधी, जनसंख्या के क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में अपने प्रोग्राम्स, अपनी स्ट्रैटेजीज को लागू करने की आवश्यकता है। ऐसा ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है, कई सारे हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, कई सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं, जिन सभी के आंकड़ों को लेकर के सरकार जो है वो आने वाली समय में अपनी नीतियों को बनाती है। अब यदि अगर हम लोग बात करें कि जो 2019 में जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल आई थी उसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट
अगर टेक अवेज की हम लोग बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी, तो समझिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी के संदर्भ में यह कहा गया कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि सन 1970-75 में लगभग 50 वर्ष हुआ करती थी, 2012 से 16 के दायरे में वो बढ़कर के 68.77 वर्ष हो गई है। इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करें महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 70 साल है और पुरुषों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 67 साल है। अब अगर हम लोग बात करें कि भैया जो ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है उस पर क्या असर पड़ा है, तो जैसा कि हम लोग अगर एक आंकड़े को देखें तो भारत जो है वो अपनी जीडीपी का मात्र 1.4% ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खर्च करता है। यदि पब्लिक के एक्सपेंडिचर की बात करें तो पब्लिक के एक्सपेंडिचर मतलब 2009-2010 में जहां एक व्यक्ति 621 रुपए खर्च करता था, वही आंकड़ा अब बढ़ करके 1657 आ गया है 2017-18 का। अगर यहां पे भी हम लोग देखें तो भाई बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बात करें तो भाई लगातार डिक्रीज होता जा रहा है बर्थ रेट में, डेथ रेट में और नेचुरल ग्रोथ रेट में सन 1991 से लेकर के। यदि 2017 तक की बात करें तो भारत का जो बर्थ रेट था वो 20.2 पर पॉपुलेशन ऑफ 1000 लोग। यदि डेथ रेट के बारे में बात करें, मृत्यु दर के बारे में बात करें तो वो थी 6.3। और अगर हम लोग नेचुरल ग्रोथ की बात अगर हम लोग करते हैं, नेचुरल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल ग्रोथ का मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, वो है लगभग आपका 13.9। तो ये तो हो गया आपका बर्थ और डेथ रेट के संबंध। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में लंबे समय से अत्यंत कम निवेश ने लाखों लोगों को बेहद वाणिज्यीकृत निजी क्षेत्र पर निर्भर छोड़ दिया है, जहां विनिमयक निगरानी को भी बेहद कमी के तौर पर देखा जाता है। यहां पे समझिए, जब ये कोरोना का समस्या जब हम लोगों के सामने आई, जब ये कोरोना की समस्या इतनी ज्यादा गंभीर हो गई, तब हम लोगों ने देखा कि ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अगर हम लोग बात करें, स्वास्थ्य के ऊपर जो लापरवाही बरती गई थी, लोगों के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, सरकारी अस्पताल है नहीं, सरकारी सुविधाएं है नहीं, तो कहां पे लोग गए? लोग भागे प्राइवेट सेक्टर की ओर। और प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अगर हम लोग निगरानी की बात करें तो निगरानी का जो स्तर है वो बहुत कम है। और इसी के एवज में कई सारे लोगों ने ये लगातार शिकायतें करी कि उन्हें कोविड के दौरान कई अस्पतालों ने, नर्सिंग होमों ने बहुत लूटा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी खराब नजर आई, जहां देखभाल सुविधाएं खस्ता हाल हैं, जबकि शहरी श्रमिक इस भय से भी गांव की ओर लौटे कि शहर में वे उपचार का खर्चा वहन करने में असक्षम हो गई। ये तो देखिए, अगर हम लोग बात करें अर्बन जो क्षेत्र हैं, आपके जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां पे तो हालत फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं वहां पर हालत और खराब हो जाती है। कई सारे जो शहरी मजदूर थे जो अपने अपने गांव लौट आए, उनके आने का एकमात्र कारण यही था कि यदि वे शहरों में बीमार हुए तो उनको जो खर्चा उठाना पड़ेगा वो गांव की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। इन विकृतियों और मौजूदा कानूनी ढांचे की अपर्याप्तता को चिन्हित करते हुए संसदीय पैनल ने एक सर्वव्यापी कानून का आह्वान किया है, जो इस तरह के संकटों के दौरान मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगा और एक सुदृढ़ नकद रहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। इन्हीं सब चीजों को देख करके सरकार की ये जो कमेटी थी उसने ये कहा कि एक ऐसा सर्वव्यापी कानून आएगा जो लोगों को ऐसी पैंडेमिक, ऐसी महामारी की सिचुएशन में मुनाफाखोरी करने से रोकेगा और साथ ही साथ लोगों को एक नकद रहित बीमा जो है, स्वास्थ्य बीमा, वो उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान के संबंध में शुद्ध वाणिज्य पर इसकी आपत्ति एक वृहत उद्देश्य की भी पूर्ति कर सकती है, यदि यह अपने दायरे में प्रणाली में समग्र सुधार को भी शामिल करे, जहां दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न संरचनात्मक विषमता को संबोधित किया जाए। देखिए, सबसे बड़ा कारण 70 साल से ऊपर हो गए हैं भारत को आजाद हुए, और आज भी हमारे यहाँ पर अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ पे। अभी भी आप एक चीज ये समझ लीजिए, जो चैलेंजेस अगर मैं बोलता हूं, जो भारतीय जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके साथ चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड है। सबसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ पर बहुत कम है, बहुत कमी है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की।
दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो भैया हमारे यहां पर जो फंडिंग है वो भी लगभग ना के बराबर है। मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.3% से लेकर के 1.4% की रेंज में इतना जो है वो हमारे यहां पर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। हमारे यहां पर किसी तरीके की कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो पब्लिक हेल्थ को लेकर के लीगली कुछ फैसले ले सके। इसके बाद हमारे यहां पर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो भी औसत से भी गिरे हुए दर्जे का है। मतलब यहां पर हमें ये नहीं पता कि कई सारी बीमारियां, जैसे लोगों के अंदर कई सारी चीजें हैं कि भाई लोगों का खान पान ठीक नहीं है, लोगों का सोने का समय, उठने का समय, व्यायाम, भागना, दौड़ना, कार्य करना, इन सब चीजों को लेकर के जो अवेयरनेस है उसकी बड़ी कमी है लोगों के अंदर। साफ सफाई को लेकर के भी बहुत बड़े कंसर्न रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीमारियों के जनक होते हैं जो कारण, उनमें से कुछ कारण हैं। इसकी वजह से भी हमें इन चीजों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ जाता है। तो हम वही बात यहाँ पे देख सकते हैं कि 70 साल हो गए और आज भी हमारे यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बुरा है, इतना खस्ता हाल है। इसके पीछे मात्र एक कारण है और वो जो खराब नीतियां सरकारों की रही हैं, शुरुआत से लेकर के अब तक जो खराब नीतियां थी उसी की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। समय आ गया है कि उन खराब नीतियों को हम लोग बदलें और त्वरित रूप से हम ऐसे अभियान चालू करें, ऐसे अभियान शुरुआत करें जिनसे हम ये जो हमारी जो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य से रिलेटेड उसको बेहतर किया जा सके। देखिए, भारत लगातार ये कहता आया है कि वह सतत विकास लक्ष्यों जैसी प्रतिज्ञाओं को लेकर के बहुत दृढ़ निश्चय रखता है। उन्हीं सतत विकास लक्ष्यों में स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा गोल है। लेकिन वहीं पे अगर भारत का हम लोग संदर्भ देखें तो भारत ने अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत पूर्ण विधिक और न्याय संगत अधिकार मतलब राइट टू हेल्थ अभी तक नहीं बनाया है, अभी तक परहेज करते आए हैं। तो यहां पे इसको भी हमें देखना है। वर्तमान परिदृश्य समिति के अवलोकन में एक बड़ी आबादी के लिए बीमा कवर के अभाव और अस्पतालों पर निगरानी रखना भी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड-19 जैसे किसी संकट में वे मरीजों को टाल ना सकें। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो है जो बहुत जरूरी है इस कानून के तहत वो ये कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को बीमा कवर जो है वो देना। क्योंकि हुआ क्या है कि कई सारे अस्पतालों ने जब लोग अपने इंश्योरेंसेस लेकर के गए तो अस्पतालों ने साफ मना कर दिया कि हम कोविड को इस इंश्योरेंस खर्चे में कवर नहीं कर रहे। कंपनियों ने भी ये बोला कि भाई आपको कोविड के लिए चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पैसा लेकर के आइए। अब ऐसी किसी सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि आदमी के पास, क्योंकि देखिए उस टाइम पे ना लोगों के अंदर पैनिक बहुत था शुरुआत में, और जब पैनिक था तो कई सारे नर्सिंग होम्स ने इस पैनिक का फायदा भी उठाया और इस पैनिक का फायदा उठाने की वजह से कई सारे लोगों को अपनी जान, अपनी माल दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो ये अब कोशिश की जा रही है कि ऐसी चीजों को सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को पास बीमा जैसी सुरक्षा भी हो और कोई उनको लूट भी ना सके। जबकि पैनल द्वारा इस भरोसे के उल्लंघन के रूप में देखना सही है। महामारी के प्रभाव में से यह एक रहा है कि प्रीमियम में भारी वृद्धि हुई। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यह वृद्धि नजर आई और कई बार इसे बीमित मूल्य के 25% तक पाया गया। देखिए, कई सारी कंपनियों ने भी यह बहुत चालबाजी करी। खासतौर से सीनियर सिटीजन्स के केस में उन्होंने ये कहा कि जो प्रीमियम आप देते हैं अपने स्वास्थ्य बीमा का उसमें हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं, और कई जगह पे ये देखा गया कि वो जो बढ़ोतरी थी वो लगभग 25% तक की भी थी। मान लीजिए कि यदि मैं 10,000 रुपए प्रति वर्ष अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए देता हूं तो एकाएक उन्होंने एक कोविड का प्रोविजन ले आए और उन्होंने कहा कि हम आपका जो प्रीमियम है उसको 25% से बढ़ा रहे हैं। वही बीमा कवर जो मेरे को पिछले साल तक 10,000 रुपए में मिलता था, अब मेरे को उसके लिए 12,500 रुपए भरने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर जो बीमा नियामक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ये कहा कि मैक्सिमम जो अधिकतम आयु जिसमें कोई व्यक्ति अपने लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वो आयु उन्होंने रख दी 65 वर्ष। अब आप एक बात बताएं कि 65 वर्ष के बाद क्या आदमी की मृत्यु हो जाती है? ये भी तो समझना चाहिए ना कि भाई यदि 65 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति है तो वो बेचारा क्या करेगा? वो अपनी जेब से भरेगा।
उसके पास इंश्योरेंस कवर है ही नहीं, क्योंकि जो IRDAI है उसने बोला कि 65 साल तक के हैं तब तो मिलेगा, उससे ऊपर हम आपको नहीं दे सकते। तो ये बहुत गलत बात है। एक न्याय संगत ढांचे के निर्माण का उपाय एक कर वित्त पोषित प्रणाली में निहित है, जहां सरकार देखभाल प्रदाताओं की एकल और एकमात्र भुगतान करता हो। यह पूर्ववर्ती योजना आयोग की लंबे समय से लंबित सिफारिश है और इसे किसी भी सुधार का हिस्सा अवश्य होना चाहिए। देखिए, जरूरी अब यह है कि सरकार डायरेक्टली एकमात्र भुगतान करता हो। कोई इशू है, अस्पताल गया व्यक्ति, हॉस्पिटल ने वो जो बिल दिया, सरकार उसका भुगतान करे। ये समय आ गया है और एक लंबे समय से योजना आयोग की भी ये सिफारिश रही थी कि ऐसी कोई नीति आनी चाहिए जहां पे लोगों को ये सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा सके। आगे का रास्ता, यदि सरकार एकमात्र देखभाल प्रदाता नहीं भी हो तो एकल भुगतानकर्ता के रूप में लागतों को निर्धारित करने में वाणिज्यिक दबावों का विरोध करने में अधिक सक्षम होगी। आवश्यक दवाओं की केंद्रीय खरीद के मामले में यह इसी प्रकार लागू होने के योग्य है जहां फिर उन दवाओं को निःशुल्क वितरण किया जा सकता है। देखिए, सरकार को अब यह जरूरी है समझना कि सरकार अपने आप को सक्षम बनाए कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेने में, जहां पर सरकार जो है वो लोगों की ये जो समस्याएं हैं, जो अगर हम लोग पैसे से संबंधित दबाव जब हमको देखने पड़ते हैं लोगों के अंदर, कोई व्यक्ति, आप एक चीज समझिए, कोई व्यक्ति सिर्फ इस अभाव में मर गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, ये बहुत गलत चीज है। तो सरकार को ये इंश्योर करने की जरूरत है कि सरकार एक एकल भुगतानकर्ता के तौर पर आ रही है और साथ ही साथ जो आवश्यक लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो लाइफ सेविंग दवाइयां होती हैं, उनको भी केंद्र सरकार खरीदे और एक तरीके से उन दवाओं का निःशुल्क वितरण जो है वो करवाया जा सकता है। जो कानूनी सुधार लाए जाएं वे एक अधिकार आधारित गैर अप्रव्रजनकारी ढांचे के अंदर सार्वभौमिक राज्य प्रदत्त सेवा की ओर समयबद्ध संक्रमण को सुनिश्चित करें और राज्य इसका प्रवर्तन करता हो। अब देखिए, जरूरी यह है कि जो भी सुधार आए वो एक ऐसी हेल्थ सर्विस लोगों को मुहैया कराएं जो कि पूरे तरीके से समयबद्ध हो और बहुत बेहतर तरीके से लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करें। और कहीं ना कहीं कंडीशन जो सबसे जरूरी है वो ये कि राज्य लगातार इस पर अपनी निगरानी बनाए रखें। निजी व्यवस्था भी एक विकल्प हो सकती है। कोविड-19 ने निजी वित्तीय देखभाल सेवा पर अत्यधिक निर्भरता के खतरों को उजागर कर दिया। देखिए, प्राइवेट बिल्कुल एक रास्ता हो सकता है, लेकिन कोविड-19 में हमने देखा कि किस तरीके से कई सारे प्राइवेट अस्पतालों ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ, आप ये समझिए, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए लिए। इलाज तो कर नहीं रहे थे, वैक्सीन तो आई नहीं है, तो दे क्या रहे थे आप? एक ICU का रूम, ऑक्सीजन सिलेंडर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बस। और इसी के लिए आपने 20 लाख, 25 लाख रुपए चार्ज किए लोगों से। तो हमने देखा कि भाई कोविड के समय पे किस तरीके से निजी जो व्यवस्था थी उसने भी अपनी जो कमियां है उसको उजागर किया। सुधार इसमें निहित है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों पर सार्वजनिक व्यय की GDP को 2.5% तक पहुंचाने के वादे की पूर्ति की जाए। मैंने आपको बताया 1.3 से 1.4 के बीच का है इस समय GDP का हिस्सा जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाता है। जरूरी है कि इसे बढ़ा करके 2.5% लेकर के जाएं, और जब तक 2.5% पे नहीं आएगा तब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है स्वास्थ्य संबंधी, वहां पर हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो आपका प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है। किसी देश में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रावधानों और रोगी कल्याण तंत्र को समझने के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।